Good morning, students. Today topic is discuss राष्ट्रीय सुरक्षा के मूलभूत तत्व। राष्ट्रीय सुरक्षा के मौलिक तत्व कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के तत्व की बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमारे जहन में सबसे पहले एक ही बात आती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब कि देश की सुरक्षा, बॉर्डर एरिया की सुरक्षा से हम देश की सुरक्षा को समझते हैं। ये हमारी नॉर्मल धारणा है। इसमें जैसे कि देश पे सैनिक खड़े हैं, आर्मी वाले खड़े हैं और देश की बॉर्डर एरिया की सुरक्षा कर रहे हैं, वो देश की सुरक्षा है। जैसे कि हमारी सी बाउंड्री पे सोल्जर खड़े हैं और वो सी बाउंड्री की सुरक्षा कर रहे हैं। ड्रोन घूम रहा है और वो सी और लैंड बाउंड्री की सिक्योरिटी के लिए निगरानी रख रहा है, देख रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है। देखो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा है, यह कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है जो आपको डिटेल से समझना चाहिए। इसके आप मूलभूत तत्व को समझेंगे, इसके कंप्लीट एलिमेंट्स को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि जो इनके तत्व हैं उन सब की सुरक्षा ही देश की सुरक्षा समझ सकते हैं, आप मान सकते हैं। ना कि ओनली एक्सटर्नल फैक्टर पे आप ध्यान दें और वही देश की सुरक्षा है। देश के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और वो हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप। देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इट्स एलिमेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मौलिक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सिंपल तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं नॉर्मल भाषा में। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे ही शब्द हमें सुनने को मिलता है, हमारी जहन में एक पिक्चर आ जाती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। देश की, नेशन की सुरक्षा है तो मतलब कि बॉर्डर एरिया की सुरक्षा, बाहर की मतलब एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारे जहन में आ जाती है। जैसे कि ये सोल्जर खड़ा है और सी में सिक्योरिटी के लिए, ये आज के टाइम देख सकते हो तो ये ड्रोन सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर एरिया पे देख रहा है सुरक्षा को। ऐसे ही सोल्जर मतलब गन उठा के, तोपे उठा के और बॉर्डर एरिया की जो सुरक्षा कर रहे हैं उसको समझते हैं हम नॉर्मल भाषा में राष्ट्र की सुरक्षा। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कॉन्सेप्ट को, आप डिफेंस स्टडी के स्टूडेंट हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की क्या अवधारणा है और इसके मूलभूत तत्व कौन से हैं। इनके एलिमेंट्स आपको समझ आएंगे तभी आप ये चीज़ क्लियर कर पाओगे कि राष्ट्र की सुरक्षा क्या है। राष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर एरिया पे जो सैनिक खड़े हैं उनके द्वारा की गई कार्यवाही ही देश की सुरक्षा है, या इसके मतलब काफ़ी सारे और भी तत्व हैं। हम आम नागरिक होने के नाते हम देश की सुरक्षा के लिए भी कुछ कर सकते हैं। ये सारी जो धारणाएं हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मौलिक तत्व हैं उनके बारे में। इससे पहले आप इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए। सामान्य व्यक्ति जो है वह दो वर्गों में है। राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता की रक्षा से ही लगाता है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो आम नागरिक है वह इसकी राजनीतिक प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता से ही इसकी सुरक्षा के कॉन्सेप्ट को समझता है। वे सभी सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के रूप में लेते हैं। वास्तव में जो डिफेंस है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, सिक्योरिटी का जो एक अवयव मात्र है। जो बाहरी डिफेंस जो मैंने बताई है, बॉर्डर एरिया की सुरक्षा, यह एक अवयव, एक मतलब इनका पार्ट मान सकते हैं। सुरक्षा एक व्यापक शब्दावली है, यह एक छोटा सा कोई पार्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी व्यापक शब्दावली है। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को समझोगे तब इसको आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में सुरक्षा क्या है। इसका संबंध प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक प्रभुसत्ता की रक्षा करने के साथ साथ बाहरी आक्रमणों से राष्ट्र एवं आंतरिक मान्यताओं
और विश्वास से है। राष्ट्र की सुरक्षा के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां कायम करने के प्रयास किए जाते हैं जिसके आधार पर राष्ट्र संभावित खतरों को दृढ़ता पूर्वक उनको जो खतरे आने वाले हैं उनको निपटारा कर सके। इनकी एक दो बेटा डेफिनेशन आप जरूर, इसके कॉन्सेप्ट की और इसके एलिमेंट्स की डेफिनेशन है वो आप जरूर नोट करें और एग्जाम में जरूर लिखें, जिससे आपका एग्जाम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अवधारणा, सिक्योरिटी शब्द अंग्रेजी भाषा के सिक्योर से बना है। लैटिन के दो शब्द साइन और क्योर से की गई है। इसकी जो रचना है वो साइन प्लस क्योर से की गई है। अब इसकी जॉन ई मोज की एक डेफिनेशन है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, इसको आप जरूर नोट कर ले। सुरक्षा हानिकारक धमकियों से अपेक्षित स्वतंत्रता का नाम है। सुरक्षा हानिकारक धमकियों से अपेक्षित स्वतंत्रता का नाम है। सिक्योरिटी इज द रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम हार्मफुल थ्रेट्स, जो हार्म करने वाले हैं थ्रेट्स, उनसे फ्रीडम जो है वो हमारी सुरक्षा है। इसके बारे में और बेटा आप एलिमेंट्स जो हैं उन पे ध्यान दें, उससे आपको और क्लियरिटी होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा के मौलिक तत्व हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेटा, इसमें जो प्राकृतिक लिख रखा है इसका पहला आता है पार्ट भौगोलिक। मैं इसको एक बार मार्क करके आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड। प्राकृतिक तत्व, ज्योग्राफिकल, भौगोलिक में प्राकृतिक तत्व आता है अपने डिफेंस में, और इसके साथ ही सामाजिक भी है, प्रत्ययात्मक, प्राकृतिक प्रतीक, भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राज्य व्यवस्था, मनोदैहिक, व्यवहारिक, सूक्ष्मदर्शी आदि। इनको हम डिटेल से आगे करते हैं बेटा, कंटिन्यू। भूगोल, प्राकृतिक साधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक तैयारी, जनसंख्या, राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्र का मनोबल, कूटनीतिक, सरकार के गुण, ये सब कुछ, ये एलिमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है भूगोल, फिर प्राकृतिक संसाधन, हमारे देश में कौन से प्राकृतिक संसाधन है, औद्योगिक क्षमता, हमारी औद्योगिक क्षमता किस तरीके की है, सैनिक तैयारी किस तरीके की है, जनसंख्या कैसी है, राष्ट्र का चरित्र कैसा है, राष्ट्रीय मनोबल और कूटनीति, सरकार के गुण, ये सब कुछ बेटा आपके एलिमेंट्स राष्ट्रीय सुरक्षा के जो तत्व हैं उनमें आते हैं। आगे हम इनको डिटेल से मैं आपको भौगोलिक तत्व को करवाती हूँ। सबसे पहले मार्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारण में भूगोल का जो स्थान बताया गया है वह अन्य तत्वों में मतलब सबसे ऊपर समझ सकते हैं। भूगोल में हम राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देते हैं बेटा? पहले तो हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारी कैसी है। ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया की बात करें तो नीचे हमारे सी बाउंड्री लगती है, कुछ हमारी लैंड बाउंड्री लगती है। तो सी बाउंड्री का अपना अलग महत्व है सुरक्षा की दृष्टि से। सी बाउंड्री हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। हमारे सी से मतलब काफ़ी सारी धातुएं हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं और मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें सी बाउंड्री हमारे कंट्री के साथ हमें इकोनॉमिकली भी उससे बेनिफिट होता है और हम सिक्योरिटी की दृष्टि से भी हम लोकेशन से काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आकार, साइज, इसके बाद भौगोलिक में साइज का भी अपना अलग महत्व है। साइज में बेटा आता है कि हमारा मतलब ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है इसमें हमारा कितना आकार की दृष्टि से ज्योग्राफिकल साइज कितना है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हम सुरक्षा की दृष्टि से उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत छोटी है, हमारी उससे आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा रही है। मतलब ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, लोकेशन है एरिया वाइज, वह भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद बेटा आप नोट कर लीजिए क्लाइमेट, जो आपके इसमें पीपीटी पे नज़र नहीं आएगी जो मैं बोल रही हूँ।
क्लाइमेट भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बेटा, कि आपका क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट है वह बहुत अच्छा है, सर्दी भी प्रॉपर, गर्मी भी, वर्षा भी, जिससे कि मतलब सब तरह के काफ़ी ज़्यादा जीव जंतु और फसलें इसमें उत्पादित कर सकते हैं। सीमाएं, बाउंड्री जो है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जैसे आपको शी का बता दिया। अब इसके बाद आता है बेटा संसाधन, खनिज संसाधन भूमि पे किस तरीके से, मतलब हम औद्योगिक संसाधन पे ज़्यादा डिपेंड है, हम कृषि प्रधान देश है, भूमि पे मतलब खेती करके हम अपने गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके के हमारे पास संसाधन है। इंडिया जो है वह कृषि प्रधान राष्ट्र है, इसमें संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खनिज संपत्ति पर्यावरण स्थायी और देश के लिए स्थायी है। पामर पारिकर्स ने भी संसाधन को 4 भागों में कच्चे माल, खनिज पदार्थ और औद्योगिक शक्ति आदि, मतलब अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें औद्योगिक में प्रौद्योगिकी विज्ञान का भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज के समय जो ये देश की सुरक्षा के जो तत्व है उसमें प्रौद्योगिक विज्ञान व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। प्रौद्योगिक व्यापारिक रूप से विकसित किया जाता है। प्रौद्योगिकी के मामले में वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए सक्षम है। प्रौद्योगिकी विकास के से प्रकाशित होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जरूरी है। सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति जो है इसको हम किसी भी तरीके से नहीं नकार सकते। जब तक लड़ाकू कार्यकर्ता से संबंधित, तब तक कार्यात्मक शक्ति का एक शक्तिशाली कार्य होगा। सेना के लिए संगठन के आधार पर फीचर्स होंगे। सैनिक संगठन के रूप में विकलांग देश सबसे ज्यादा ऊर्जावान समझा जाएगा, परंतु वर्तमान समय में युद्ध साजो सामान नवीनतम विकास के चलते सैन्य संगठन के आकार का महत्व नहीं रहा, बल्कि साजो सामान जितनी आधुनिक है। राष्ट्रीय शक्ति के अवलोकन के समय यह तथ्य भी ध्यान में देना होगा कि आगे बढ़ने के साथ साथ चलने के बाद रोग के समान हो जाएगा। वर्तमान में जो है वह सैनिकों के साजो सामान, मतलब कि वेपन सिस्टम पे सैनिकों की संख्या के साथ वेपन सिस्टम जो है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम कितने ज़्यादा अवेयर हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण हमारे पास कैसे वेपन सिस्टम है। हम परमाणु संपन्न राष्ट्र है। परमाणु संपन्न में भी हम कितने हाई टेक्नोलॉजी के वेपन हमारे कंट्री में है। ये चीज़ महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सैनिक संख्या के साथ आप टेक्नोलॉजी को जरूर जोड़े। आज के समय में मनोबल देश के लोगों के लिए राष्ट्रीय पोस्ट की गई पोस्ट की सेटिंग राष्ट्र के लिए मनोबल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सैनिकों का, लोगों का धैर्य, मनोबल शांति काल में और युद्ध काल में दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय समुदाय वास्तव में राष्ट्र की जो एकता है वह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। आर्थिक में आपको मैं डिटेल से बताना चाहूंगी। अर्थव्यवस्था जो है वो रीढ़ की हड्डी, राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। बेटा इसमें 2 ही लाइनें लिखी गई है, मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा से संबंधित आवश्यक कारकों में आर्थिक कारक का एक अपना विशेष महत्व है। किसी भी देश की आर्थिक क्षमता में विकास का सीधा संबंध होता है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो देश का विकास भी अच्छा है, और विकास अच्छा है तो वह सुरक्षा की दृष्टि से भी आगे जा सकता है, जाता है। इस आर्थिक कारक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, परिवहन, यातायात, जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं पॉइंट्स, वह भी आर्थिक दृष्टि से देश को आर्थिक मजबूती के लिए ये चीजें, जो प्राकृतिक संसाधन मैंने बताए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मैंने बताए हैं, वह भी आर्थिक प्रणाली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बाउंड्री, बॉर्डर एरिया भी बेटा मैंने आपको बताया था कि आपकी सी बाउंड्री लग रही है तो उसका आर्थिक दृष्टि से आपके देश में क्या बेनिफिट है। आपका सबसे बड़ा व्यापारिक दृष्टि से है, और आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज सी बॉर्डर एरिया में पाए जाते हैं उससे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके बाद बेटा आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, मानव शक्ति। मानव शक्ति जो है, जनसंख्या है, वह भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि जनसंख्या में औद्योगिक जन उत्पादन, मतलब औद्योगिक दृष्टि से अगर आप देश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं तो औद्योगिक में मजदूरों की और
जनशक्ति की काफ़ी ज़्यादा भूमिका रहती है। तो उसमें मतलब आपके पास अगर जनसंख्या अच्छी है, आपको मजदूर बाहर से नहीं खरीद के लेके आने पड़ रहे, तो उस चीज में भी आपकी देश की सुरक्षा और आर्थिक दृष्टि से और ज्यादा आगे लेके जाने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जनसंख्या को आप नेगेटिव ही मत लीजिए, इसका मतलब कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं जो आप समझ सकते हैं। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षमता, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी में भी बेटा जो आज के समय जो इंडिया है उसको आगे लेके जाने के लिए साइंटिफिकली, प्रौद्योगिकली देश को आगे लेके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको राजतंत्र और विदेश नीति को दो मैं पॉइंट्स को जोड़ के आपको समझाना चाहूंगी। राजतंत्र जो है इसको और इसके साथ आप विदेश नीति को समझ सकते हैं। इसके बाद हम सामाजिक और उसके साथ हम इमोशनल फैक्टर को समझेंगे। अब राजतंत्र और इसके साथ आप विदेश नीति दो को ऐड कर लीजिए। राजतंत्र और विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा के कारकों में विदेश नीति और देश का जो राजतंत्र है इनका भी विशिष्ट स्थान है। किसी देश के विदेश नीति का निर्धारण अनेक तत्वों में सम्मिलित किया जाता है। भौगोलिक तत्व, सामाजिक मान्यताएं, आर्थिक आवश्यकताएं, आंतरिक दबाव, भौतिक तत्व के तहत भूगोल, प्राकृतिक संसाधन आते हैं, सांस्कृतिक तत्व भी आते हैं, सामाजिक मान्यताएं, विचारधाराएं भी आती हैं। क्लोजविट्स ने यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि राज्य की नीति का क्रियान्वयन करने हेतु जाने वाले अन्य साधनों के सामने युद्ध भी एक साधन है। इसलिए युद्ध को विदेश नीति से पूर्ण रूप से अलग नहीं रखा जा सकता। और विदेश नीति को निर्धारित कौन करता है प्यारे बच्चों? राजनीतिक तंत्र। जो देश की राजनीति है वही विदेश नीति को, उसका स्वरूप को निर्धारित करती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसके बाद है सामाजिक तंत्र। सामाजिक तंत्र में बेटा आप इसके साथ इमोशनल फैक्टर और सामाजिक तंत्र दो को एक साथ समझ सकते हैं। भावनात्मक कारक और सामाजिक कारक। जो राष्ट्रीय शक्ति है इसमें भावनात्मक कारक के अंतर्गत सामाजिक तंत्र और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यह अमूर्त कारक के रूप में जाने जाते हैं। किसी देश में विद्यमान सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के साथ इसमें संबंधित राष्ट्रीय जीवन का प्रभाव सशस्त्र सेनाओं पर भी पड़ता है। सशस्त्र सेनाओं के छोटे रूप एक राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। इसमें अनेक धर्म, जाति, भाषा और नागरिक जवानों के रूप में भर्ती होते हैं। इसके बाद विचार में भी बेटा थॉट्स भी आपके मतलब इस भावनात्मक और इमोशनल फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। नेतृत्व, लीडरशिप जो है वह भी देश की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री हो गए, सेना के लीडर हो गए, इसकी भी इम्पोर्टेंस राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है बेटा। शक्ति को निष्प्रभावी होने के लिए केंद्र स्थान को केंद्रित करने में सबसे पहले युद्ध और शांति के दो पहलू आते हैं। युद्ध के समय भी नेतृत्व का, लीडरशिप का अपना रोल रहता है और शांति के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लीडरशिप, नेतृत्व। आपके देश में मतलब कितने संसाधन है, किस तरीके के रिसोर्सेज है, औद्योगिक मनोबल, देश में शांति काल में संचार व्यवस्था, सब कुछ लीडरशिप पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपको करवाए गए हैं नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के जो एलिमेंट्स, मौलिक तत्व हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मौलिक तत्व के जो 10-15 पॉइंट है उस पे हमने नज़र डाली है। आगे हम नेक्स्ट एक वीडियो और इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।